राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। मनोहर के पिताजी ने मनोहर की बहन यानी कि अपनी बेटी को उसकी शादी में अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद में से 10 एकड़ की जमीन दी थी। यह बात मनोहर को भी बहुत अच्छे से पता थी। वह जमीन मनोहर के बाकी जमीनों के साथ में ही लगी हुई थी और मनोहर की बहन की शादी बगल के ही गांव में हुई थी। मनोहर की बहन ने कभी भी उस जमीन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वह जमीन उसी तरह से पड़ी हुई थी क्योंकि मनोहर की बहन को कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। काफी सालों के बाद मनोहर की बहन को एक बार उस जमीन की जरूरत आन पड़ी क्योंकि उसके पति की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। उसकी किडनी फेल हो गई थी और काफी पैसा भी खर्च हो चुका था। उसके बच्चे अभी सेटल भी नहीं हुए थे, तो सारा कुछ खर्चा मनोहर की बहन को ही देखना पड़ रहा था और घर के रखे हुए पैसे निकलते जा रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने दहेज में मिली हुई जमीन को बेच देगी, जिससे उसके पति का इलाज तो वह करवा ही पाएगी। मनोहर के बहनोई का एकमात्र इलाज किडनी ट्रांसप्लांट था, जिसमें बहुत सारा पैसा भी लगने वाला था। मनोहर की बहन ने सोचा कि उसे तो ससुराल में ही रहना है, तो ससुराल की जमीन बेचने से अच्छा है कि वह दहेज में मिली हुई जमीन को बेच दे, जो कि उसके मायके में ही थी, जिसका उपयोग वह शायद ही कभी कर पाती और ससुराल की जमीन का तो उसे उपयोग करना ही था। इसलिए वह अपने मायके गई अपने हिस्से की जमीन बेचने के लिए, क्योंकि उसे पता था उस जमीन की इतनी कीमत तो मिल ही जाएगी कि उसके पति का इलाज आराम से हो जाएगा। लेकिन वहां पर तो उसे कुछ और ही मिला। मनोहर के माता-पिता भी गुजर चुके थे और मनोहर और उसकी पत्नी ने बेईमानी से अपने बहन के नाम की जमीन को अपने नाम पर करवा लिया था। जब मनोहर की बहन ने अपने हिस्से की जमीन की बात की, तो मनोहर और उसकी पत्नी अपनी बहन से लड़ने लगे और बोले, कौन सी जमीन और कैसा तुम्हारा हिस्सा? वह पुश्तैनी जमीन है और जमीन तो बेटों की ही होती है, तुझे नहीं पता है क्या? तब मनोहर की बहन ने बोला, हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन वह जमीन तो पिताजी ने मुझे दहेज के रूप में दे दी थी। कोई हिस्सा नहीं दिया था, वह तो मेरे नाम पर थी, तुम उसे कैसे हड़प सकते हो? मनोहर की पत्नी ने बोला, पागल हो क्या? तुम्हारे पास ससुराल में कम जमीन है क्या, जो यहाँ पर मायके की जमीन हड़पने के लिए आई हो? हमारे सास ससुर तो पागल थे, जो कि बेटी के नाम पर जमीन कर गए, और हम पागल नहीं हैं। जाओ, अपने पति के इलाज के लिए अपने ससुराल की जमीन जाकर बेचो। मायके की जमीन पर क्यों नजर डाल रही हो? मनोहर की बहन ने बोला, क्योंकि पिताजी ने वह जमीन तो मुझे दे दी थी, जिस पर मेरा हक था, और उन्होंने मुझे दिया ही क्या था? यह बोलकर कि इतनी बड़ी जमीन तेरे नाम पर कर दी है और तुम लालची लोगों ने उस जमीन को भी हड़प लिया है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और वह चुपचाप से अपने घर पर चली गई। उसके पति के इलाज में घर के रखे सारे पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे, इसलिए अब वह मजबूर थी अपनी जमीनों को बेचने के लिए। लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, देखो, अब मेरी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। सारे रखे हुए पैसे तो पहले से ही मेरे इलाज में खर्च हो चुके हैं और अब तुम जमीन बेचने की बातें कर रही हो। लेकिन यह जमीन हमारे बच्चों के काम की है। मैं अपनी बीमारी में उसे खत्म नहीं करना चाहता हूँ। अभी हमारे बच्चे तो सेटल भी नहीं हुए हैं। तुम्हारी भी अभी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ, कल ना रहूँ। लेकिन यदि जमीन रहेगी तो मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता तो नहीं रहेगी। कम से कम तुम किसी के आगे मजबूर तो नहीं होगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है, उसको वैसा ही चलने दो। अब बचे हुए पैसों को बर्बाद मत करो, मेरी बीमारी पर मत लगाओ। तुम्हारे लालची भाई भाभी ने तो तुम्हारे हक की जमीन भी धोखे से अपने नाम पर कर ली। पर कोई बात नहीं, हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें खुश हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें और पैसा अपने ऊपर बर्बाद नहीं करने दूंगा। चाह कर भी मनोहर की बहन कोई जमीन नहीं बेच पाई और एक दिन मनोहर का बहनोई इस दुनिया से चला गया। उस दिन मनोहर की बहन बहुत रोई कि यदि उसके भाई भाभी ने बेईमानी नहीं की होती, तो शायद वह अपने पति का इलाज करवा पाती। शायद उसका पति आज उसके साथ होता। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, पर कम से कम एक कोशिश तो वह कर ही सकती थी।
जो कि अपने लालची भाई-भाभी की वजह से वह नहीं कर पाई थी। उसने उनका कोई हक नहीं मारा था, बल्कि उसके पिताजी ने उसे जो दिया था। मनोहर की बहन उस दुःख को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और उसके दिल से उस दिन अपने भाई-भाभी के लिए बद्दुआ निकल रही थी। खैर, समय तो बहुत बलवान होता है। ऐसे ही धीरे-धीरे 10 वर्ष बीत गए। हर कोई अपने-अपने दुःख से बाहर निकल चुका था और अपने-अपने जीवन में व्यस्त हो चुका था। मनोहर की बहन के भी बच्चों के शादी-विवाह हो चुके थे और सब लोग अपने-अपने जीवन में सेटल भी हो चुके थे। उधर मनोहर के भी दोनों लड़के अपना-अपना बिज़नेस कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से सेटल भी हो चुके थे। रिश्ते फिर से एक बार सामान्य हो गए थे। पुरानी बातों को भुलाकर मनोहर ने अपने बड़े बेटे की शादी की और बहू उनके घर में आ गई। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मनोहर की एक पोती भी पैदा हो गई। मनोहर के बड़े बेटे की शादी को 2 वर्ष पूरे हुए थे। अब मनोहर और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे की शादी करने की सोच रहे थे कि एकाएक से घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। सारे विश्व में कोरोना महामारी बनकर फैला हुआ था और उसकी चपेट में मनोहर का बड़ा बेटा आ चुका था और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और वह कोरोना की भेंट चढ़ गया। मनोहर के परिवार पर तो गाज गिर गई। 1 साल की छोटी-सी बच्ची और पिता इस दुनिया से चला गया। पूरा परिवार बिखरने को आ गया था। बहुत मुश्किल से सबने खुद को सँभाला था, लेकिन अपनी छोटी पोती का मुँह देखकर मनोहर और उसकी पत्नी बहुत रोते थे कि इसका क्या होगा? अब कोरोना महामारी लगभग थम चुकी थी। मनोहर और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे की शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में यह भी सोच रहे थे कि छोटा बेटा अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगा और मेरे बड़े बेटे के परिवार का क्या होगा? हम कितने दिन रहेंगे? उसके बीवी और उसके बच्चों को कौन देखेगा? इसलिए बहुत सोच विचार कर मनोहर ने अपनी बड़ी बहू की शादी ही अपने छोटे बेटे से करवा दी, ताकि उसके बड़े बेटे की औलाद को भी पिता का प्यार मिल जाए और छोटे बेटे की शादी भी हो जाए। मनोहर को लगा कि चलो एक बार दोबारा से हमारा परिवार बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोहर की बहन ने भी इस फैसले की तारीफ की और बोला, तुमने बहुत सही कदम उठाया है। एक औरत की जिंदगी संवार दी और उसकी बच्ची को भी पिता का प्यार दे दिया। और वह मन ही मन में फिर से सोच रही थी, काश यही संवेदनशीलता उस वक्त आई होती जब मुझे ज़रूरत थी। लेकिन बात यह है ना कि मैं उसकी औलाद नहीं थी, बहन थी। जो संवेदनशीलता अपनी औलाद के लिए होती है, वह बहन के लिए कहाँ होगी। खैर, मनोहर की बहन बहुत खुश थी, मनोहर के इस फैसले से कि चलो, कम से कम किसी के बारे में तो उसने सोचा और फिर सब कुछ दिनों के लिए ठीक चल रहा था और मनोहर के छोटे बेटे को भी एक बेटी प्राप्त हुई। मनोहर और उसकी पत्नी को लग रहा था कि बड़े बेटे की तो एक बेटी थी, छोटे बेटे को एक बेटा हो गया रहता तो परिवार पूरा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो एक बेटी ही हुई है, फिर बेटा भी हो ही जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। यह सोचकर वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोड एक्सीडेंट में मनोहर का छोटा बेटा भी मौत के मुंह में चला गया। पूरे घर में भयानक तूफान आ गया। जिसने सुना वह अंदर तक कांप गया। यह कैसा न्याय है भगवान का। एक बेटे की औलाद हुई तो वह गुजर गया, दूसरे बेटे की औलाद हुई तो वह भी गुजर गया। मनोहर का तो खानदान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेटों को औलाद के रूप में बेटियां ही हुई हैं। मनोहर और उसकी पत्नी का तो रो-रो कर बहुत बुरा हाल था और मनोहर की बहू तो अपना सुध-बुध खो बैठी थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका क्या दोष है, जो भगवान उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहा है। अब क्या होगा उसके बच्चों का? दोनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। बहू की अभी उम्र ही क्या थी, मनोहर की अब कोई और औलाद भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या करेगा वह इतनी संपत्ति का, जो उसने इतने दिनों से जोड़-जोड़ कर रखी थी। आज मनोहर ज़ोर-ज़ोर से चीख कर बोल रहा था, यह सब कुछ मेरे ही कर्मों का फल है, जो मेरी औलादें भुगत रही हैं। मनोहर और उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे
कि हमने अपनी बहन का हक मारा था, उसका पति मृत्युशैया पर पड़ा था और हमने उसके हक की ज़मीन हड़प ली थी, उसे बेचने नहीं दी थी। उसका पति तड़प-तड़प कर मर गया था और वह उसका इलाज भी नहीं करवा पाई थी। आज किए की सज़ा हमें मिल रही है। उस वक़्त हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह गलत है और ना हमें अपनी बहन के दुःख का अंदाज़ा था। आज जब अपनी औलाद ही नहीं रही, तो हमें अपनी बहन के दुःख का अंदाज़ा हो रहा है। बहुत गलत किया था हमने उसके साथ और भगवान हमें हमारे किए की सज़ा दे रहा है अब, जिसे हमारी बहू और पोतियों को भी भुगतना पड़ रहा है। मनोहर की बहन भी वहीं पर बैठी थी और मनोहर की बातें सुनकर पुरानी बातें फिर से उसे एक-एक करके याद आने लगी और उसे बार-बार लग रहा था कि उसने अपने दुःख में अपने भाई के परिवार के लिए बद्दुआ निकाली थी, क्यों नहीं अपने भावनाओं को उस वक़्त वह रोक पाई थी। और अपने पति की मृत्यु पर अपने भाई को बद्दुआ दे दी थी। काश उसने वक़्त रहते अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया होता। मनोहर की बहन को बार-बार ऐसा लग रहा था कि उसकी बद्दुआओं का ही आज असर दिख रहा है और उसके भाई का पूरा परिवार बर्बाद होता जा रहा है। उधर मनोहर की पत्नी ज़ोर-ज़ोर से रो-रो कर बोल रही थी, कभी किसी के हक की संपत्ति नहीं मारनी चाहिए। क्या करोगे ऐसे संपत्ति जमा करके जो तुम्हारा परिवार ही उजाड़ दे? क्योंकि दूसरे के हक की संपत्ति कभी भी हजम नहीं होती है। आज तक सुना था और आज हमने देख भी लिया है। बहन की संपत्ति मारी थी, क्या बचा है मेरे पास? कौन भोगेगा हमारी इतनी संपत्ति को? लेकिन हमें समझ में नहीं आता, संपत्ति के लालच में कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं पछता कर क्या ही कर लूँगी। काश मैं पुराने दिन वापस ला पाती, तो मैं सब कुछ ठीक कर देती और मनोहर की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।